गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं या समझाया भी जा चुका है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको 4 से 5 पेज मिनिमम आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है। फिर आप वीडियो देख के समझिए और देन उसके बाद पुनः फिर से पढ़िए। ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम सारी शुरुआत होना चालू हो गया है सभी जगह। ठीक है, तो आपकी भी एग्ज़ाम अपने टाइम शेड्यूल पे होगी। आपको पढ़ना है घर में, इसी परेशानी में ये ऑनलाइन अभी जो पढ़ाई चल रहा है इसी में तुमको पढ़ना होगा। इसी में तुमको सारा चीज़ को जो परेशानियां आ रही है उसको पूछना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, खोज के रखोगे तो परेशानियां खत्म होगी। देन तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 7 लेसन है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग, और आज की दुनिया जो आधुनिक है। तो सबसे पहले शुरुआती छपी किताब, शुरू में जो किताब छपा था उसके बारे में देखते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 1594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। मतलब शुरुआती तौर पे किताब कैसे छपता था, तो जो है स्याही कालिक लगा के तख्ती पर और उसको छापा जाता था। और चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील पर कर बनाई जाती थी। मतलब ऐसा था कि जैसे अभी हम लोग दोनों तरफ छपाई होता है ना, पहले वैसा नहीं होता था। इससे क्या होता था कि उसमें पेज ज़्यादा लगता था। और किताबों को सुलेखन या खुशन विसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख या खुश खत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। कभी कभी क्या होता था, हाथ से लिखा हुआ किताब होता था जो उसमें सुलेख करके लिखते थे। ठीक है, तो एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। मतलब शुरू में जो मुद्रण राजतंत्र था कहाँ पे था, तो चीन में। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्ति चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई और उसी के अनुपात में छपा हुआ किताब का मात्रा बढ़ गया। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया था। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। कुछ लोग क्या किए, स्वरचित मतलब अपने द्वारा रचित काव्य यानी कविता और नाटक छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी में के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। जैसे पश्चिमी देश यानी अमेरिका, ये सब में भी जो है पढ़ाई के लिए जो स्रोत था किताब, उसके लिए छपाई का स्रोत चाइना से यानी चीन से संघाई प्रिंट जो है संस्कृति बन गया था। और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों की यांत्रिक छपाई लेने लगी। जो हाथ से पहले छप के आता था, अब क्या होने लगा, मशीन से छपने लगा। जापान में मुद्रण, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। मतलब जो इस समय किताब छपता था वह सब सस्ता भी था और सुलभ भी था। इस तरह से
किताबें सस्ती और ज़्यादा मात्रा में सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो यानी बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमू, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह के सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय दुकानों में आती पड़ी थी। अब जो है धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ हाथ से लिखा हुआ और साथ साथ छपा हुआ बहुत सारा चीज़ जो है अब आने लगा। यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण अब देखो कैसे हुआ। सदियों के यूरोप में, सदियों से चीन में से रेशम के मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। चीन का कागज भी वहीं से पहुंचा। कागज के ने कतीबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो नामक जो महान खोजी यात्री थी वह चीन जो है से में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली पहुंचा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। काठ का तख्ती पर से प्रिंट होता था उसको था मौजूद। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबों को निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीकी बाकी यूरोप में फैल गई। मतलब यह जो तख्ती पर प्रिंट हो रहा था वह प्रिंट अब धीरे धीरे पूरा यूरोप में होने लगा। यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती बेलम या चम्र पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। मतलब व्यापारी और विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी थे वो लोग किताब खरीदते थे, मुद्रित किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। अलग अलग जगह पर क्या लगने लगा, पुस्तक मेला। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन में भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोग के यहाँ सुलेख या किताब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। 50 कातिब काम करते मतलब 50 किताब लिखने वाला काम करते थे। लेकिन किताबों की अवधि आबाद बढ़ती मांग को हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने लगी। मतलब जो हाथ से लिखा हुआ किताब था वह अब हाथ से लिखकर पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका डिमांड होने लगा था। लेकिन मांग के कारण नकल उतारना बेहद खर्चीला, समयासाध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने से रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जाने लगे। मतलब बहुत सारा चित्र वगैरह भी धीरे धीरे मुद्रित होने लगा। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंत तक कर दिखाया। अब बोल रहा है जो है योहान गुटेनबर्ग जो है और स्ट्रैसबर्ग का जो आदमी था वह वैज्ञानिक इसको आविष्कार कर दिया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। बाद में उसने पत्थर और पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल था या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल।
तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे। लगभग 180 प्रतियां बनाने में उसको कितना साल लगा? 3 साल, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। मतलब ये भी फिर भी क्या था, एक बहुत तेज़। पर यह नई तकनीक हाथ से किताब छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। मतलब हाथ से छापने का जो तकनीक है वो पूरा नहीं ले पाया। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। धात्विक अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिज़ाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किया जाता था। चित्र जो हमेशा पेंट करके रहता था। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिज़ाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकते थे। मतलब सब कुछ जो है अपने अनुसार जैसा है उसके अनुसार उसको सजा सकते थे। करीब 100 सालों के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापाखाने खुलवाया करते थे और छापाखाना की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताब आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हो गई और उसके बाद हाथ से छपने के बाद जो है हटने के बाद अब आ गया मुद्रण क्रांति। अब मुद्रण करके सब किताब मिलेगा। अब मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापेखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोग चेतना बदली, इससे लोगों में चेतना आया। बदला चीज़ों की देखने का नज़रिया। अब लोगों को किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदला। नया पाठक वर्ग। छापेखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। जब ज़्यादा पुस्तक का छपाई होगा तो उसका दाम गिर गया। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई, बहुत सारा किताब से छा गया। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। मतलब जब किताब सबके पास पहुंचेगा तब उनको पढ़ने की एक नया संस्कृति आ गया लोगों में। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। मतलब सब कुछ सुनकर ही लोग करते थे। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखे होंगे कि तन्हाई में खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबों न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। मतलब एक ही किताब से हजारों लोग पढ़ते थे। अब किताबें समाज में व्यापक तबकों तक पहुंच सकती हैं। अब सस्ता भी हो गया। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई। मतलब अब पाठक जो है अस्तित्व में आ गया, अब पढ़ सकता है। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठा ही देते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया या सुनाया जाता था। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाते। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे के में घुल मिल गए। श्रोता और पाठक गण जो है एक दूसरे में घुल मिल गए ताकि उनका जो है सब कुछ लोगों को समझ में आए। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब क्या हुआ, लोग जब प्रिंट आ गया तो उससे लोग अब समझ रहे कि धर्म का ये विरोध तो नहीं करेगा। छापेखाने के विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसों
मुआवजे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। मतलब जो किसी धर्म के लिए सहमत नहीं है या जिनको इनसे अच्छा नहीं लगा विचार, उसको वो छाप कर इसको फैला सकते थे और वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन में कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व आ गया। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुशी नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। जो लोग मुद्रित किताब जब आया तो इससे कुछ डर था लोगों में, लेकिन फिर भी वो लोग इसका स्वागत किया। कई लोगों के छापी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर इन सब पर मान लो किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगा, नियंत्रण नहीं हुआ, तो क्या होगा? अधार्मिक विचार ज़्यादा पनपेगा। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी और साहित्य का जो सत्ता है वो नष्ट हो जाएगा। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बना। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। आइए देखते हैं हम लोग कि जीवन के एक धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी हुई है। इसमें लूथर ने चर्च का शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटेस्टेंट और धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि मुद्रण क्या है? ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार को मदद मिली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली में एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाना शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसा विचार बनाया कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। मतलब एक अपना विचार बनाया कि ऐसा हो सकता है। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसा पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 प्रतिबंध किताबों की सूची रखने लगे। और जो मतलब बहुत सारा जो किताब बेचने वाले, मुद्रण करने वाले, सब अब क्या हुआ, सब चीज़ का सूची रखने लगा, लिस्ट रखने लगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं रहेगा। उसके अनुसार यहाँ पे आज हम लोग यहीं तक हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है इस बारे में कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ने का कला को आप लोग दिमाग से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाइए। जितनी आपकी समझ है उसमें ही दिमाग लगाना है, लेकिन पढ़ना तो होगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम आपकी सभी समय पर होगी, परीक्षाएं होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पढ़ाई को पूर्णतः इसी तरीक़ा से, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, घर में पढ़ोगे। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, मान लो अभी हिस्ट्री में पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए या मैथ्स पढ़ाए या जो भी चीज़ का वीडियो गया उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करके क्या करना है, क्लासरूम में पूछिए। गूगल क्लासरूम जो होती है
उसमें आप पूछिए, ठीक है। जिसमें हम लोग आमने सामने रहकर बैठ के पढ़ते हैं, है ना। आप अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, और ऑनलाइन में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। उसमें आपका 10 प्रॉब्लम है या 100 प्रॉब्लम, उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम बताइए, उस प्रॉब्लम का आपका क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा और क्या बोलें, कोरोना काल है, इसमें आपको कोशिश करना है कि घर में ही रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़रूरत पड़ने से आप जाइए बाहर, ओके। गर्म पानी को प्रतिदिन पीजिए, और माँ पिताजी को प्रत्येक दिन पैर छूकर प्रणाम कीजिए। ये आपकी हमारी देश की संस्कृति है, ठीक है। ओके, बाय।